Hello dear students, welcome to my channel. I am Dr. Vinita M. Chaudhary. Dear students, in this video we will discuss which and how many files are made in B.Ed along with the syllabus. इस वीडियो में हम सिलेबस के साथ साथ B.Ed में कौन सी और कितनी फाइल्स बनाई जाती हैं ये भी चर्चा करेंगे. First of all, you need to know that the B.Ed for 2-year program is comprised of 3 broad interrelated curricular areas. सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि जो 2 वर्षीय कार्यक्रम है इसके लिए B.Ed में 3 परस्पर संबंधित पाठ्यक्रम क्षेत्र शामिल होते हैं. यानी कि कौन से वो कोर्सेज हैं जिनको कि हमें देखना है B.Ed में. ग्रुप ए, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, ये कोर कोर्सेज होते हैं. इनको हम सीसी से करते हैं डिनोट, यानी कि सीसी का मतलब होता है कोर कोर्सेज जो हम मेन कोर्सेज पढ़ते हैं. फिर ग्रुप बी होता है करिकुलम एंड पेडागोजी. ये पेडागोजी कोर्सेज होते हैं जिनको कि हम पीसी से डिनोट करते हैं. पेडागोजी कोर्सेज यानी ये वो कोर्स हैं जो कि हम स्कूल में जाकर पढ़ाते हैं, स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं. और तीसरा होता है ग्रुप सी, एक्सपीरियंसेस फॉर एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज डिनोटेड बाय ईपीसी. ट्रांजैक्शन ऑफ द कोर्सेज is to be done using a variety of approaches such as tasks and assignments, projects, group discussion, seminar, etc. अलग अलग दृष्टिकोणों का उपयोग करके पाठ्यक्रमों का आदान प्रदान किया जाता है. जैसे कि असाइनमेंट बनाने को दिए जाते हैं, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने को दिए जाते हैं, समूह में चर्चा की जाती है, सेमिनार्स किए जाते हैं. These courses are intended to provide a conceptual understanding of relevant concepts and processes in teacher education and also situate them in the broader perspective of education in and development. इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों में शिक्षक शिक्षा की एक अवधारणात्मक समझ स्थापित करना है. यानी कि जो B.Ed है उसमें हम ये 3 ग्रुप्स को पढ़ते और लिखते और सुनते हैं. ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी. ग्रुप सी डिनोटेड बाय सीसी, कोर कोर्सेज. ग्रुप बी डिनोटेड बाय पीसी, पेडागोजी कोर्सेज. एंड ग्रुप सी डिनोटेड बाय एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, ईपीसी. अब हम देखते हैं कि इनमें अलग अलग क्या है. हर ग्रुप को हम अब डिस्कस करते हैं कि B.Ed में हमें सीसी यानी ग्रुप ए, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन में हमको क्या करना होगा. तो ग्रुप ए, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन यानी कि कोर कोर्सेज सीसी. सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लर्निंग गेन्ड थ्रू कोर कोर्सेज, मुख्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त वैचारिक या सिद्धांत शिक्षा या सैद्धांतिक शिक्षा जो कि सीसी कहलाती है, कोर कोर्सेज कहलाती है. इसमें सबसे पहला है CC1, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, हिंदी में समकालीन भारत एवं शिक्षा. ये पाठ्यक्रम भारतीय शिक्षा में जो महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे हैं उनके साथ साथ भारतीय समाज में विविधता, असमानता और शिक्षा के तात्पर्य की एक वैचारिक समझ से संबंधित है. इस पाठ्यक्रम में से हमें एक असाइनमेंट भी लिखना होता है. तो CC1 जो है वो भारतीय शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित कोर्स है. CC2, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन. ये पाठ्यक्रम दार्शनिक और समाजशास्त्रीय मुद्दों से संबंधित है और शिक्षा की दृष्टि के साथ साथ उस सांस्कृतिक संदर्भ को समझने का अवसर प्रदान करता है जिसके भीतर शिक्षा संचालित होती है. इस पाठ्यक्रम में से भी हमें एक असाइनमेंट लिखना होता है. CC3, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर. दिस कोर्स डील्स विद इंडिविजुअल डेवलपमेंट, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लर्निंग एंड कॉग्निशन आर क्लोजली इंटररिलेटेड थ्रू आउट द इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्रोसेस. ये पाठ्यक्रम एक शिष्य या शिक्षार्थी के रूप में व्यक्तिगत विकास
उसकी प्रकृति और सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है और इस बात की समझ से संबंधित है कि कैसे सीखना और समझना आपस में संबंधित है। इस पाठ्यक्रम में से भी हमें एक असाइनमेंट लिखना होता है। फिर है CC4 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी, शिक्षक शिक्षण और तकनीकी। दिस कोर्स डील्स विद रूल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ टीचर्स in the form of accountability and code of ethics and the nature and the various aspects of the teaching process in view of the professional development of the teacher। ये पाठ्यक्रम शिक्षक के व्यावसायिक विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं के रूप में शिक्षकों को किन नियमों का पालन करना चाहिए इससे संबंधित है। इस पाठ्यक्रम में से भी हमें एक असाइनमेंट लिखना होता है। इस तरह से इंटरनल वर्क में हमें इन चारों कोर कोर्स के 4 असाइनमेंट लिखने होते हैं जो कि हमें हमारे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि हमको इन टॉपिक्स के ऊपर असाइनमेंट लिखने हैं। अब हम आते हैं ग्रुप बी के ऊपर। ग्रुप ए में चारों कोर कोर्सेज हो गए, अब हम आते हैं ग्रुप बी, करिकुलम एंड पेडागोजी कोर्सेज डिनोटेड एज PC और B.Ed फर्स्ट ईयर में PC1 एंड PC2। PC1 एंड PC2 का मतलब है कि जो भी हमारे विषय हमारे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में थे उनसे संबंधित सब्जेक्ट्स को हमें यहाँ पर उनमें से 2 लेने होते हैं, कोई भी 2 जो कि हम स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्र शिक्षकों को विभिन्न विषय क्षेत्रों जैसे कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत में ज्ञान की प्रकृति को पहचानने में सक्षम बनाना है और विभिन्न शिक्षण में शैक्षणिक आवश्यकताओं की समझ विकसित करने में, सीखने में सक्षम बनाना है। हर छात्र शिक्षक अपने विषय के अनुसार, अपने पढ़े गए विषय के अनुसार 2 विषय इन सब में से लेगा। These will be based on the 2 main subjects or the main and one of the ancillary subject in the case of graduates and the subject offered in post graduation, which should be the same as in graduation except in the case of those who have offered the fundamental subjects like philosophy, sociology और MA एजुकेशन। ये 2 मुख्य विषय स्नातक और स्नातकोत्तर के मुख्य और सहायक विषयों पर आधारित होंगे। अब ये कौन कौन से हैं? जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है E201, इसका कोड है पेडागोजी ऑफ हिंदी। जिन बच्चों के पास हिंदी रही है वो हिंदी लेंगे, ग्रेजुएशन में अगर उनके पास हिंदी थी तो वो हिंदी लेंगे। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ संस्कृत। कोशिश ये करनी चाहिए कि इन तीनों में से हमको एक ही लैंग्वेज लेनी होगी, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत इन तीनों में से हम एक लैंग्वेज ले सकते हैं जो भी हमने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ी है। उसके बाद E204 है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेज। जिन्होंने सोशल साइंस पढ़ी है, इकोनॉमिक्स और SST से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो उन सब बच्चों को सोशल साइंसेज लेनी होती है। फिर E205 मैथमेटिक्स है, E206 फिजिकल साइंस है, E207 बायोलॉजिकल साइंस है। तो जिन बच्चों के पास मैथ्स रहा है वो मैथ्स लेंगे, साइंस के बच्चे साइंस लेंगे। और पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेडागोजी ऑफ होम साइंस, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। इस तरीके से इन 10 बिंदुओं में से, इन 10 पेडागोजी में से कोई भी 2 हमको छांटने होंगे, जिनको कि हम PC1 और PC2 कहेंगे। ये पाठ्यक्रम मुख्य रूप से छात्र शिक्षकों को प्रभावी शिक्षक बनने में मदद करने से संबंधित है। इसके लिए ये पाठ्यक्रम छात्र शिक्षकों को स्नातक या स्नातकोत्तर विषय की उनकी पिछली समझ का प्रयोग करने का अवसर देता है, जो छात्र शिक्षकों ने अपने स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़े हैं। ये 2 विषय स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़े गए होते हैं। ये पाठ्यक्रम PC1 एंड PC2 pedagogy courses of 2 school subjects
कहलाते हैं। इन दोनों विषयों का हम कोर सब्जेक्ट की तरह ही रिटन में एग्जाम भी देते हैं, और रिटन में जो हम एग्जाम देते हैं वहां पर हमको इन पेडागोजी कोर्सेज में ये पढ़ना होता है कि इनको छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए। टीचिंग ऑफ पेडागोजी कोर्सेज, यानी पेडागोजी कोर्सेज का मतलब है जो हम बच्चों को स्कूल में जाकर जिस विषय के अध्यापक हम बनना चाहते हैं वो किस तरह पढ़ाया जाए, इससे संबंधित हमारा पेडागोजी कोर्सेज होते हैं PC1 एंड PC2, जो कि आपको अपने स्नातक या स्नातकोत्तर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स के आधार पर लेने होते हैं। अब हम आते हैं PC5, प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर। प्रैक्टिकल कोर्स है ये हमारा, जो कि पेडागोजी कोर्सेज को पढ़ने के बाद जो हम प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर, एक टीचर बनने की जो तैयारी करते हैं, उस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, प्रैक्टिकल कोर्स को PC5 कहते हैं। टीचिंग स्किल्स, प्रैक्टिकल लर्निंग गेन थ्रू पेडागोजी कोर्सेज PC5। अध्यापन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त व्यवहारिक शिक्षा से शिक्षक के रूप में कार्य करने की तैयारी PC कहलाती है, यानी कि प्रैक्टिकम या प्रैक्टिकल कोर्स होता है, और इसमें हम लेसन प्लान बनाते हैं। दिस इज विजुअलाइज्ड एज अ शॉर्टर ड्यूरेशन इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ 5 weeks of student teachers to train in lesson planning, micro teaching skills and playing the role of teacher in simulated conditions as well as in real classroom situations. It will help them to prepare themselves as a teacher possessing teaching skills. पाठ योजना में छात्र शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 5 सप्ताह छात्र शिक्षक वास्तविक कक्षा में पढ़ाते हैं, और सूक्ष्म शिक्षक जो हमारा सूक्ष्म शिक्षण कौशल होता है, और जो एक सिमुलेटेड, यानी एक हमने स्थिति तैयार की होती है सिमुलेटेड कक्षा जैसी, उसके साथ साथ वास्तविक कक्षा की स्थिति में भी छात्र शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, और ये उन्हें बेटर बनाती है, स्किल्ड बनाती है एक टीचर के रूप में तैयार करने में। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम विल ऑफर द ट्रेनिंग अमाउंट टू अ मिनिमम ऑफ 5 weeks। बीएड प्रथम वर्ष के दौरान जो हमारा टीचर प्रिपरेशन प्रोग्राम होता है वो न्यूनतम 5 सप्ताह हमको अपने कॉलेज में प्रशिक्षण उसका लेना होता है। प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लानिंग कवरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स, महाविद्यालय पाठ योजना पर विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। लाइक थ्योरी ऑफ लेसन प्लानिंग, आपको बताया जाता है कि पाठ योजना कैसे बनाई जाए। क्वेश्चनिंग, प्रश्न कैसे किए जाएं। डेवलपिंग क्वेश्चन, प्रश्नों का विकास कैसे किया जाए। हाउ टू पुट क्वेश्चंस, छात्रों से प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जाए। हाउ टू रिसीव आंसर्स, छात्रों से उत्तर किस प्रकार से लिए जाएं। डिसिप्लिन, उनको डिसिप्लिन में कैसे रखा जाए। ये सारी चीजें, इन सब की तैयारी प्रिपरेशन टू फंक्शन एज अ टीचर यानी कि प्रैक्टिकल कोर्स PC5 में आपको दी जाती है। इसमें क्या क्या शामिल होगा। नंबर 1, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग एस्पेक्ट पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर मैंने माइक्रो टीचिंग की एक अलग से वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से उसमें स्किल होते हैं और उनमें क्या करना होता है। तो माइक्रो टीचिंग 1 week प्रैक्टिस, टीचिंग एटलीस्ट 5 skills will be mastered in each pedagogy course। दोनों पेडागोजी कोर्स PC1 और PC2 दोनों में आपको कम से कम 5 कौशलों में मास्टर होना पड़ता है, यानी उन्हें सीखना पड़ता है। महाविद्यालय के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण पर दी गई जो 1 सप्ताह की क्लास होती है उसमें दोनों अध्यापन पाठ्यक्रम में कम से कम 5 शिक्षण कौशलों में आपको महारत हासिल होनी चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन स्किल, रीइंफोर्समेंट स्किल, पुनर्बलन कौशल, प्रोबिंग क्वेश्चंस, प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएं, स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन किस प्रकार किया जाए, एक्सप्लेनिंग व्याख्या कैसे की जाए, एटसेट्रा। और इन कौशलों को माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म पाठ योजना की कॉपी में लिखा जाता है और इनका 5 मिनट का शिक्षण भी किया जाता है।
तो जब आप YouTube के लिंक पर जाओगे मेरे, वहां पर आपको माइक्रो टीचिंग का एक वीडियो मिलेगा, साथ ही साथ आपको हर एक स्किल का अलग से वीडियो भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। माइक्रो टीचिंग के बाद दूसरा है सिमुलेटेड टीचिंग। 1 वीक की प्रैक्टिस होती है सिमुलेटेड टीचिंग की भी। टीचिंग इन सिमुलेटेड, सिमुलेटेड का मतलब होता है फिक्शियस कंडीशन इन ईच पेडागोजी कोर्स। महाविद्यालय प्रत्येक अध्यापन पाठ्यक्रम में, पेडागोजी कोर्स में कृत्रिम, बनावटी, कल्पित, फिक्शियस, सिमुलेटेड स्थिति में शिक्षण का प्रशिक्षण प्रदान करता है। यानी सिमुलेटेड टीचिंग जो होती है वो एक कल्पना होती है हमारी रियल क्लास की, जिसको कि हम अपने कॉलेज में ही एक कृत्रिम क्लास बनाकर 1 सप्ताह प्रैक्टिस करते हैं कि हम जब पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों को किस प्रकार पढ़ाएंगे। तीसरा है हमारा मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग क्या है? मैक्रो टीचिंग वो है जो कि हम वास्तविक कक्षाओं में जाकर पढ़ाएंगे और इसकी हमें मिनिमम 2 वीक की प्रैक्टिस करनी होती है। टीचिंग इन रियल क्लासरूम सिचुएशन इन स्कूल, एक स्कूल में वास्तविक कक्षा की स्थिति में शिक्षण। फॉर इट द स्टूडेंट टीचर्स विल बी अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर स्कूल एज school attachment where they will deliver their lessons. These lessons will be observed by peers as well as by subject supervisors daily, which will provide them feedback for the modification of their behavior. इसके लिए छात्र शिक्षकों को एक विशेष स्कूल से स्कूल अटैचमेंट के रूप में जोड़ा जाता है, जहाँ पर कि वो अपना पाठ पढ़ाएंगे। इन पाठों को विषय पर्यवेक्षकों द्वारा, सुपरवाइजर्स द्वारा और उनके साथियों द्वारा भी रोज रोज देखा जाएगा, जो उन्हें उनके व्यवहार में संशोधन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्स प्रदान करेगा। और इन पाठों को मैक्रो टीचिंग योजना की कॉपी में लिखा जाता है और वास्तविक कक्षा शिक्षण भी किया जाता है। तो माइक्रो टीचिंग में हम 5-5 मिनट की टीचिंग करते हैं, सिमुलेटेड टीचिंग में हम 35 मिनट की टीचिंग करते हैं पूरे लेसन प्लान की, जो कि हमें मैक्रो टीचिंग में वास्तविक कक्षा में भी करनी है। और मैक्रो टीचिंग में हम पूरी क्लास अपनी 35 मिनट की लेते हैं। This shorter period is to provide the student teachers adequate exposure to have a feel of dealing with teaching learning. It will help him or her to develop the basic teaching skill required to deal with students effectively in classroom. ये छोटी अवधि छात्र शिक्षकों को, प्यूपिल टीचर को, छात्र अध्यापकों को कक्षा में छात्रों को प्रभावी ढंग से समझने के लिए आवश्यक बुनियादी शिक्षण कौशल के विकास करने में मदद करेगी। इसलिए PC5 जो है हमारा प्रैक्टिकल कोर्स है, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करेगा टू फंक्शन एज अ टीचर। और इसमें माइक्रो टीचिंग की फाइल बनती है, जिसमें हमारे दोनों PC1 और PC2 को के लेसन प्लान बनाए जाते हैं, छोटे छोटे लेसन प्लान। और मैक्रो टीचिंग की 2 फाइल बनती है, हमारे पेडागोजी 1 की और पेडागोजी 2 की, जिसमें कि हम पूरे 35 मिनट के लेसन प्लान बनाते हैं। अब हम आते हैं ग्रुप सी पर। ग्रुप सी एक्सपीरियंसेस फॉर एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, EPC। वाइवा में हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि EPC की फुल फॉर्म बताइए। EPC यानी कि एनहांसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज, जो हमारे प्रोफेशनल कैपेसिटीज हैं, हमारे टीचर के अंदर क्या प्रोफेशनल दक्षताएं होनी चाहिए, उनसे ये संबंधित है। तो वैचारिक और व्यवहारिक शिक्षा के अलावा, यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन के अलावा, जो हमारे प्यूपिल टीचर हैं उनको अपने व्यवसाय यानी कि टीचिंग एज अ प्रोफेशन, उसमें भी दक्ष होना आवश्यक है। और इस तथ्य को महसूस करने की आवश्यकता है कि शिक्षक का कार्य केवल विषय पढ़ाने से बहुत ज्यादा है। शिक्षक सामाजिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के एक प्रतिनिधि के रूप में मुख्य भूमिका निभाता है। इट इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट विल एनहांस द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट टीचर्स इन दीज एसेंशियल डायमेंशंस। वो कौन कौन से हैं? इसमें कई तरह के अनुभव शामिल हैं जो इन आवश्यक आयामों में
छात्र शिक्षकों की व्यवसाय संबंधी क्षमता को बढ़ाएंगे। इसमें सबसे पहला है EPC 1 स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी EPC 1 अब हमारे पेडागोजी कोर्सेज PC 1 एंड PC 2 कोई भी हैं, चाहे हम साइंस साइड से हैं, चाहे हम मैथ से हैं, चाहे हम ह्यूमैनिटीज से हैं, ये फाइल हमको बनानी ही होती है क्योंकि ये हमारे प्रोफेशन की मांग है। एक टीचर को अलग अलग भाषाओं में कुशल होना जरूरी है। तो यहाँ पर हम हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर चलते हैं। EPC 1 स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमको हिंदी व्याकरण की एक फाइल बनानी होती है प्लस एक इंग्लिश ग्रामर की फाइल बनानी होती है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए। दूसरा है हमारा EPC 2 आर्ट एंड एस्थेटिक्स, एक फाइल हमें आर्ट एंड एस्थेटिक्स की बनानी होती है क्योंकि एज अ टीचर हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमको कला का और सौंदर्य की अनुभूति का ज्ञान हो। और तीसरा EPC 3 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EPC 3 हमारी एक फाइल इसमें बनती है जिसमें कि हमको 10 बुक्स का रिव्यू करना होता है, और क्योंकि एक बुक का रिव्यू 6 से लेके 10 पेज तक हो सकता है, तो इस तरह 10 बुक्स के रिव्यू का मतलब है 60 to 100 पेज, 60 से 100 पेज के बीच में EPC 3 की फाइल बनती है। और इसे हम स्पाइरल करा लेते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो पेजेस निकल ना जाए। तो अब हम लेते हैं EPC 1 को पहले, स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अंडरस्टैंडिंग के लिए, चिंतन के साथ साथ विचारों की अभिव्यक्ति और संचार का माध्यम जो है वो भाषा है। इस प्रकार भाषा प्रवीणता में एक छात्र की क्षमता को बढ़ाना प्यूपिल टीचर की एक महत्वपूर्ण जरूरत है, चाहे वो जिस विषय क्षेत्र में पढ़ाने जा रहा हो। छात्र शिक्षकों की सही ढंग से पढ़ने, उच्चारण करने, सही लिखने और सही ढंग से संवाद करने की क्षमता को मजबूत बनाना EPC 1 का उद्देश्य है। You will create files on language proficiency course in Hindi and in English। आप हिंदी और अंग्रेजी में भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रमों पर फाइलें बनाएंगे। फाइलें बनेंगी कैसे? फाइल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें आपको जो इंग्लिश ग्रामर है उसका मीनिंग, विभिन्न ग्रामेटिकल जो एस्पेक्ट है उनका मीनिंग, उनके टाइप और उनके एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं विद पिक्चर्स, जैसे कि अल्फाबेट, वोवल, कॉन्सोनेंट, साउंड, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ड फॉर्मेशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस पंक्चुएशन और कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में कैसे लेटर राइट करते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, एसेज कैसे लिखते हैं और स्टोरीज कैसे लिखते हैं, इनके अर्थ, इनके उद्देश्य, इनके प्रकार और इनके उदाहरण हमको इस फाइल में लिखने होते हैं। और इसी तरह से जब हम इसी में हिंदी व्याकरण की बनाते हैं एक फाइल, तो उसमें हम क्या करते हैं, वर्ण क्या है, उसके प्रकार, उसके उदाहरण, इसी प्रकार स्वर, व्यंजन, ध्वनि, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वाक्य, विराम चिन्ह और इनके साथ साथ रचना, पत्र की रचना करना, प्रार्थना पत्र की रचना करना, निबंध की रचना कैसे की जाती है, कहानी की रचना कैसे की जाती है, ये सब कुछ हमें एक फाइल में लिखना होता है। तो इस तरीके से EPC 1 में हम हिंदी भाषा और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों को लिखते हैं, दोनों की एक एक फाइल बना लेते हैं। दूसरा हमारा EPC 2 आर्ट एंड एस्थेटिक्स, हमारे जो प्यूपिल टीचर हैं उनकी प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने, क्रियाशील कौशल विकसित करने, छात्रों को श्रम की गरिमा में विश्वास दिलाने, बच्चों की रचनात्मकता और सौंदर्य संबंधी भावनाओं का विकास करने की क्षमता को बढ़ाना आर्ट एंड एस्थेटिक्स का उद्देश्य है। The student teachers may be asked to prepare at least 5 items of different categories। छात्र अध्यापकों को पाठ्यक्रम में दी गई विभिन्न श्रेणियों में से
कम से कम 5 वस्तु आइटम तैयार करने के लिए कहा जा सकता है। तो आपको करना क्या है कि आर्ट एंड एस्थेटिक्स की फाइल में जो 5 आइटम्स आपको बनाने के लिए कहा जाता है, आप उन्हें बनाते हैं, जैसे कि फूलदान बनाना, फूल बनाना, पोस्टर बनाना। इस तरह से कुछ आइटम्स होते हैं जिनमें से 5 सेलेक्ट करके आपको बता दिए जाते हैं, आपको उन्हें बनाना होता है। उनको बनाने के बाद आपको उनकी फोटो खींचनी होती है, बनाते हुए भी फोटो खींचनी चाहिए और आइटम की फोटो भी खींचनी चाहिए, और तब आपको फाइल बनानी चाहिए। और उस फाइल में आपको इन आइटम्स की फोटो, इन आइटम्स को बनाते हुए आपकी फोटो, और उसको आपने किस प्रकार बनाया, उसमें क्या सामग्री का प्रयोग किया गया, क्या विधि उसकी थी बनाने की, ये आपको लिखना होता है। इस तरह से आपको 5 आइटम लिखने होते हैं विद फोटोग्राफ्स, और इस तरह आपकी आर्ट एंड एस्थेटिक्स की फाइल तैयार हो जाती है। फिर है EPC 3, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। दिस कोर्स विल सर्व एज अ फाउंडेशन to enable student teachers to read and respond to a variety of text in different ways depending on the purpose of reading, like personal, creative और critical, और all of these। ये जो पाठ्यक्रम है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसको रिव्यू या समीक्षा भी कहते हैं। ये पाठ्यक्रम छात्र शिक्षकों को पढ़ने के उद्देश्यों, जैसे कि व्यक्तिगत हो, रचनात्मक हो या आलोचनात्मक हो, या ये सभी हो, अलग अलग ग्रंथों को या बुक्स को पढ़ने और उन पर प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाने के लिए रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट आपका एक आधार का काम करेगा। जो हमारे प्यूपिल टीचर हैं उनमें अध्ययन की आदतों का विकास होगा, पढ़ने और लिखने का कौशल विकसित होगा, किसी बुक को संक्षेप में लिखने का कौशल विकसित होगा, उसके ऊपर समीक्षा करने का कौशल विकसित होगा, और यही सब इसके उद्देश्य भी हैं। कि हमको ये ध्यान में रखना है कि जो हम रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, यानी हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अलग अलग जो हमारे कोर कोर्स हैं, जो हमारे पेडागोजी कोर्सेज हैं, उन सब को लेते हुए हम उन बुक्स की समीक्षा करते हैं। स्टूडेंट टीचर्स आर एक्सपेक्टेड टू सिट इन द लाइब्रेरी रेगुलरली एंड टू रिव्यू एटलीस्ट 10 बुक्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इन अबाउट 500 वर्ड ईच। छात्र अध्यापकों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो रोज अपने पुस्तकालय में बैठे और विभिन्न श्रेणियों की कम से कम 10 पुस्तकों का लगभग 500 शब्दों में समीक्षा करने का प्रयत्न करें। अब फाइलों में होता क्या है, फाइल में चारों मुख्य पाठ्यक्रमों से संबंधित 4 पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करनी होगी जो हमारे कोर्स से रिलेटेड हैं, और एक संदर्भ पुस्तक की समीक्षा करनी होगी। दोनों अध्यापन पाठ्यक्रमों से यानी पेडागोजी कोर्सेज की बुक्स का रिव्यू करना होगा, उनसे रिलेटेड एक रेफरेंस बुक का जो है समीक्षा करनी होगी। इसके अलावा आत्मकथा, एक किसी महान व्यक्ति की आत्मकथा की पुस्तक की समीक्षा करनी होगी, एक ऐतिहासिक पुस्तक की समीक्षा करनी होगी। इस तरीके से हर समीक्षा लगभग 8 से 10 पृष्ठों में लिखी जाएगी, और इस प्रकार कुल 10 पुस्तकों की ये समीक्षा 80 से 100 पेज की बन जाएगी। आपको साथ ही मैं ये बताती चलूं कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, जिसको कि हम रिव्यू फाइल कहते हैं, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, जो कि आप क्लिक करोगे तो YouTube पे जाकर मेरी इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से लिखा जाता है। So students, now let us see how many files we have to made in B.Ed फर्स्ट ईयर। हमने सिलेबस देख लिया, अब हमें ये देखना है कि टोटल फाइल्स हमारे B.Ed फर्स्ट ईयर में कितनी होगी, कि कुल कितनी फाइल्स हमें B.Ed प्रथम वर्ष में बनानी है। सबसे पहले CC यानी कोर कोर्सेज, हमारे पास 4 कोर कोर्स हैं, तो हमको उन चारों के 4 असाइनमेंट बनाने होते हैं, जो कि ये असाइनमेंट का मतलब है कि टीचर हमको हर कोर कोर्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए टॉपिक देते हैं, हमको वो लिखना होता है। दूसरा हमारा होता है PC5। PC5 में क्या है, PC5 में हमको
एक माइक्रो टीचिंग की हमारी फाइल होती है जिसमें हमें अपने दोनों PC1 एंड PC2 का लेसन प्लान लिखना होता है, और 2 हमारी मैक्रो टीचिंग की फाइल होती हैं जिनमें कि हमें अपने दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट के लेसन प्लान लिखने होते हैं। फिर हमको EPC1 लिखना होता है जिसमें एक हिंदी व्याकरण और एक इंग्लिश ग्रामर की फाइल बनती है। इसके बाद EPC2, जैसा मैंने तुम्हें बताया कि एक आर्ट फाइल बनती है, और तीसरा है EPC3 रिव्यू फाइल, या जो हमारा EPC3 है उसकी फाइल हमारी बनती है। तो इस तरीके से जो है हमारी ये 3 फाइल हो जाती हैं। रिव्यू फाइल का मतलब है EPC3 या रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो CC के हमारे यानी कोर कोर्स के हमारे 4 असाइनमेंट बन जाते हैं। PC5 में हम एक माइक्रो टीचिंग की फाइल होती है हमारी, और 2 हमारी मैक्रो टीचिंग की फाइल होती हैं। EPC1 में एक हिंदी व्याकरण और एक इंग्लिश ग्रामर की फाइल होती है। EPC2 में एक आर्ट फाइल होती है जिसमें हम 5 आइटम के बारे में लिखते हैं, और EPC3 हमारी रिव्यू फाइल होती है जिसमें कि हमारे 10 बुक्स के रिव्यू होते हैं। इस तरीके से 11 फाइल टोटल हमारे बीएड में बनाई जाती हैं, और इन फाइल्स को आप इजीली बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको इन सब के बारे में वीडियो मिल जाएगी। So students, thanks, and that's all in today's video. In our next class, we will discuss important practical questions जो हमारे वाइवा के क्वेश्चन होते हैं, and their possible answers. How do you feel about this video? Be sure to comment on this. आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली कक्षा में हम प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके संभावित उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स टू ऑल।